बैठ गए। उस औषधि के कारण जल्दी ही सुकेश अच्छा महसूस करने लगा था। उन्हें वहां आराम करते हुए अभी कुछ ही समय बीता था कि तभी अचानक से एक आहट हुई जिससे वो दोनों ही चौंक गए। राजकुमार, ये कैसी आवाज है? वही तो मैं भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कालेंद्र खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर सामने के भयानक मंजर को देखकर फटी की फटी रह गई। उनके आसपास जंगल में करीब 10-12 इंसानी शैतान मंडरा रहे थे जो अपने शिकार की तलाश में थे। इतने सारे इंसानी शैतान! सुकेश, सावधान हो जाओ, खतरा अभी टला नहीं है। ये खतरा पिछली बार से भी बड़ा है। कालेंद्र की बात सुन सुकेश के चेहरे पर घबराहट दौड़ पड़ी। उसने भी इन इंसानी शैतानों को देख लिया था। उन्होंने भले ही कुछ देर पहले एक इंसानी शैतान को मार गिराया था, मगर एक साथ इतने सारे इंसानी शैतानों को देखकर एक पल के लिए तो कालेंद्र भी सोचने पर मजबूर हो गया था। राजकुमार, ये तो बहुत है। हम इतने सारे इंसानी शैतानों से एक साथ कैसे लड़ेंगे? मेरे हिम्मत और दिमाग से हराना होगा। मगर मेरा मतलब है, इतने सारों के साथ कैसे लड़ पाएंगे? अभी तो मैं भी कुछ नहीं जानता। अपनी तलवार उठा लो और हमले के लिए तैयार रहो। इन्हें जैसे ही हमारी गंध आएगी, ये हमारी तरफ आएंगे। कालेंद्र के कहते ही सुकेश ने अपनी तलवार उठा ली, मगर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे अच्छे से याद था कि उसे उस एक इंसानी शैतान से लड़ने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में इतने सारे इंसानी शैतानों का सामना करने का मतलब था 10-12 हाथियों का सामना करना। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक से एक इंसानी शैतान की नजर उन दोनों पर पड़ गई। वो इंसानी शैतान उन दोनों को देखते ही घुर्राया, जिससे उसके बाकी के साथी इंसानी शैतान भी उनकी मुड़ गए। उन सबको अपनी तरफ आता हुआ देखकर सुकेश का दिल बैठ गया। वहीं दूसरी तरफ कालेंद्र ने अपनी तलवार को संभाल लिया। सुकेश, तैयार हो जाओ। लग रहा है ये सब हम पर एक साथ हमला करेंगे। मुझे डर लग रहा है राजकुमार। डर को काबू में करो। इन लोगों को पता मत चलने दो कि तुम कमजोर हो। कोशिश करना कि तलवार से इनके नाजुक अंगों पर हमला हो। गर्दन या आंखों पर वार करना। कोशिश करूंगा राजकुमार। सुकेश हिम्मत बटोरने की कोशिश करने लगा। वहीं दूसरी तरफ वे सभी इंसानी शैतान उन दोनों के चारों तरफ फैल गए। अब वे घिर चुके थे। सुकेश के दिमाग में अब एक ही सवाल था कि क्या वे दोनों एक साथ इतने सारे इंसानी शैतानों का सामना कर सकेंगे। सुकेश ये सोच ही रहा था कि तभी एक इंसानी शैतान गुर्राता हुआ उन दोनों की तरफ बढ़ा। पीछे हट जाओ वरना जान से जाओगे। कालेंद्र ने उन सबको चेतावनी दी, मगर वे लगातार उन दोनों की तरफ बढ़ रहे थे। सुकेश ऐसे उन्हें अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर कांप गया। देखो, हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है? हमारे ऊपर हमला मत करो। तुम लोग नहीं जानते हम कितने ताकतवर हैं। हमने तुम्हारे एक साथी को भी जान से मार दिया है। इनको ये सब कहने से कोई मतलब नहीं है सुकेश। तलवार उठाओ। लग रहा है इनके सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ये बस जंगली जानवर जैसे हैं। तो फिर क्या करें? ये बहुत ज्यादा है राजकुमार। क्या हम भाग नहीं सकते? नहीं, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे लग रहा है इन्हें इनके साथी का पता चल चुका है। कालेंद्र भी परेशान हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ सुकेश में तो इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो तलवार उठा सके। सुकेश, अब डरने का वक्त नहीं है। इससे पहले ये लोग हम पर अचानक से हमला बोले, हमें खुद इन पर हमला बोल देना चाहिए।
सुकेश की आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन कालेंद्र हिम्मत जुटा चुका था। उसने आसपास देखा तो अचानक उसकी नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। उसने झट से उस पत्थर को उठा लिया। अगले ही पल उसने पूरी ताकत से पत्थर को एक इंसानी शैतान के सिर पर दे मारा। इंसानी शैतान चीखते हुए वहीं गिर गया। अगले ही क्षण उसकी मौत हो चुकी थी। ये तो इतने से मर गया। हाँ, मैंने कहा ना, इनके नाजुक अंगों पर वार करो। तुम चाहो तो इन्हें मार सकते हो, वरना ये लोग पक्का तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए आगे बढ़ो और वार करो। आप सही कह रहे हैं, मुझे बिना डरे लड़ना होगा, तभी मैं इन्हें मार पाऊंगा। वैसे भी इंसानी शैतान जितने मजबूत दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। इतना कहकर सुकेश कालेंद्र के साथ उन इंसानी शैतानों से भिड़ चुका था। तुम लोग हमें खाओगे? ये लो इस तलवार का मजा चखो। ये ले, ये ले। सुकेश ने उछलकर जोर से एक इंसानी शैतान की गर्दन पर वार किया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। उधर कालेंद्र भी एक साथ दो इंसानी शैतानों से भिड़ा हुआ था। वो बेहद फुर्ती के साथ लड़ रहा था। जल्दी ही उन दोनों ने मिलकर सभी राक्षसों को मार दिया था। तुम लोगों को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए था। राजकुमार ने कहा था चले जाओ, पर तुम लोगों ने नहीं माना। अब सब खत्म है। सुकेश ने आखिरी इंसानी शैतान के सिर पर जोर से वार किया, जिससे वो दहाड़ता हुआ वहीं ढेर हो गया। ये तो मर गए, किंतु मैं अब बहुत थक गया हूँ राजकुमार। हाँ, सही कह रहे हो। इन लोगों ने हमारी बहुत ऊर्जा नष्ट कर दी है। मुझे भी थकान महसूस हो रही है। हाँ, मुझ में तो बिल्कुल ताकत नहीं बची है। बोलते हुए सुकेश वहीं जमीन पर बैठ गया। आप भी तनिक सुस्ता लीजिए राजकुमार। सही कह रहे हो। कालेंद्र भी हामी भरते हुए वहीं एक पेड़ के सहारे बैठ गया। वह आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रहा था। वे दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। कुछ देर आराम करने के बाद कालेंद्र खड़ा हो गया। क्या हुआ राजकुमार? आप अचानक से खड़े क्यों हो गए? फिर से इंसानी शैतान आ गए क्या? आए नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द इस जगह से आगे बढ़ना चाहिए। मगर मैं बहुत थक चुका हूँ राजकुमार। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर इस बार की तरह और इंसानी शैतान आ गए तो हम चाहकर भी उनका सामना नहीं कर पाएंगे। अगर जान बचानी है तो तुम्हें चलना होगा। ठीक है राजकुमार। वो मन मसोस कर खड़ा हो गया। वहीं कालेंद्र ने भी अपना सामान अपनी पीठ पर रखा और उसके आगे आगे चलने लगा। पता नहीं कैसा जंगल है, पग पग पर खतरा है। मुझे तो लग रहा है यहाँ से कभी भी कोई इंसानी शैतान आ सकता है। सही कह रहे हो, यहाँ खतरा बहुत है। वैसे तुम ठीक हो? मेरा मतलब इस लड़ाई में तुम्हारे चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, कुछ खास नहीं। इस बार मैं उनसे दिमाग से निपटा था ना। बहुत अच्छी बात है, वरना चलने में दिक्कत होती। अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। अजीब आदमी, समझता ही नहीं है कि मैं इतना थका हुआ हूँ। अरे इतना तेज चलने की क्या जरूरत है? सुकेश को कालेंद्र पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी उससे कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जानता था अगर उसने उससे कुछ कहा तो कहीं वो अब तक उस पर जो भी दया दिखा रहा था वो बंद ना कर दे। कहते हैं बुरे वक्त में तो गधे को भी बाप बोलना पड़ता है। अभी इस राजकुमार कालेंद्र को झेलना मेरी मजबूरी है। सुकेश मन मारकर आगे बढ़ रहा था। वो लोग कुछ घंटों तक लगातार ऐसे ही चलते रहे। सुकेश अब थक कर चूर हो चुका था। उसके पैर भी लड़खड़ाते हुए जमीन पर कभी इधर तो कभी उधर पड़ रहे थे। जंगल अब हल्का पड़ गया था, जिससे अब तक पेड़ों के झुरमुट में छिपा आसमान साफ दिखाई देने लगा था। वो देखो,
आसमान में तारे दिखाई दे रहे हैं, मतलब हम जंगल से बाहर आ चुके हैं। जी राजकुमार, लग तो ऐसा ही रहा है। सुकेश की मरी हुई सी आवाज सुनकर कालेंद्र ने पलटकर उसकी ओर देखा। उसे लड़खड़ाते देख उसे एहसास हो गया कि अगर अब वे लोग और चले तो सुकेश वहीं गिरकर मर जाएगा। अगर ऐसा होता तो फिर सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ता। यही सोचकर वो रुक गया। सुनो, हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं, तुम काफी थके हुए भी लग रहे हो। अब तो जंगल भी पीछे छूट गया है। एक काम करते हैं, थोड़ा आगे चलकर उस पक्के मार्ग के पास तंबू लगाकर आराम कर लेते हैं। जी राजकुमार। उसकी बात सुनकर सुकेश खुश हो गया। उन दोनों ने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और मुख्य सड़क के किनारे आकर तंबू लगाने लगे। तंबू तो तैयार हो गया, पर एक बात मुझे समझ में नहीं आई। आपने यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? यहाँ मार्ग पर तो लोगों के आने जाने से नींद भी ठीक से नहीं आएगी। ओहो, तुम नीरे मूर्ख ही रहोगे सदा। अरे रात के इस पहर में भला कोई इधर सैर करने के लिए आएगा? और यहाँ पर तो इंसानी शैतानों का भी खतरा है। हाँ, ये तो है। अब तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप सो जाओ, और मुझे भी सोने दो। जाओ। जी। कालेंद्र के डांटने पर सुकेश लेट गया। उन्हें लेटे हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी उनके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी, जिससे वे चौंक कर उठ खड़े हुए। राजकुमार, अब नई क्या बला आ गई है? इतने सारे घोड़ों की टापों की आवाज, लगता है कई सारे लोग इधर ही आ रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जैसे एक पूरी सेना ही हमारी तरफ आ रही है। यदि कहीं सच में ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे राजकुमार? इंसानी शैतानों के बाद कहीं हमें शैतानी जानवरों से तो मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इस बार मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ूंगा। मेरा बदन दुख रहा है। राजकुमार। अरे तुम बकवास बंद करोगे? मुझे ध्यान से सुनने दो कि क्या माजरा है। कालेंद्र ने तंबू से बाहर देखने की कोशिश की, मगर उसे अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुकेश की डर के मारे नींद पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वह आवाज धीरे धीरे उनके करीब आती जा रही थी। उस आवाज को सुनकर अब कालेंद्र के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें खिंच गई थी। उसे भी एक नए खतरे के नजदीक आने का अंदेशा हो रहा था। वो यह सब सोच ही रहे थे कि आखिर यह नई बला क्या है कि तभी घोड़े की टापों की आवाजें जैसे जैसे नजदीक आती गईं, वैसे वैसे ही सुकेश का डर बढ़ने लगा। पास आती हुई आवाजें अब और तेज हो गई थीं। उनकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ रही थी, जिससे आगे का वह कुछ देख नहीं पा रहे थे। इस वक्त कौन हो सकता है? कहीं कोई व्यापारी तो नहीं? नहीं, व्यापारी इतनी रात को सफर नहीं करते। चोरों का खतरा बहुत बढ़ जाता है रात को। तुमने सही कहा, ये कोई व्यापारी नहीं हो सकते। अगर व्यापारी होते तो उनके पास बहुत सारा सामान होता, और घोड़ों की टापों की आवाज इस तरह तेज नहीं आती। सामान ढोने की वजह से बहुत धीरे चल रहे होते। ये कोई यात्री हो सकते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ से कोई राजा या राजा की सेना का सेनापति होगा, तभी इतने सारे घोड़ों की आवाज आ रही है। कालेंद्र ने तंबू से बाहर निकलकर देखा तो कुछ लोग एक बड़ी सी पालकी को उठाए आगे बढ़ रहे थे। वहीं उस पालकी के आसपास कई घोड़े चल रहे थे। कुछ लोग पैदल चल रहे थे तो वहीं कुछ घोड़ों पर सवार थे। उन सभी ने बहुत अच्छी पोशाकें पहन रखी थीं। ऐसा लग रहा था कि वे सब किसी अमीर घर से थे। यह सारे लोग बाबा दीनदयाल मठ से थे। कालेंद्र और सुकेश ये समझने की कोशिश में थे कि वे कौन हैं। तभी उन लोगों ने पालकी को कालेंद्र और सुकेश से थोड़ी दूर रख दिया। राजकुमार, कहीं ये लोग हम पर हमला करने के उद्देश्य से तो नहीं आए हैं ना? मुझे नहीं लगता ये लोग लड़ाई के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। बाबा दीनदयाल मठ के लोग भक्ति करने वाले लोग थे। इसका मतलब यह नहीं था
कि वे लोग गरीब या डरपोक थे। वे इंसानी शैतानों और राक्षसों को भगाने का काम भी किया करते थे। वहां जो इन सबके साथ एक लड़की दिख रही है, वो लड़की भी इन्हीं में से एक है क्या? वो इन लोगों में शामिल नहीं है। वो शायद इस मठ की कोई बड़ी महान हस्ती होनी चाहिए। शायद इन सबको धार्मिक ज्ञान देती होगी। लेकिन ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ी देर के लिए कालेंद्र भी सोच में पड़ गया कि आखिर वह लोग यहाँ पर क्या करने आए थे। तभी उनके मठ के एक आदमी ने पालकी का दरवाजा खोल दिया। जिस आदमी ने पालकी का दरवाजा खोला था वह दूर जाकर खड़ा हो गया। ऐसा लग रहा था पालकी के बाहर जितने भी लोग खड़े थे वे पालकी के अंदर जो बैठा था उसकी सुरक्षा कर रहे थे। कालेंद्र पालकी के अंदर बैठे इंसान को आंखें फाड़ कर देख रहा था। जब वह व्यक्ति उसे नजर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लोमा, ये तो संत लोमा है। अंदर बैठी औरत एक महान संत लोमा थी। उसकी तरफ देखने पर हर किसी को भगवान के पास होने का एहसास हो रहा था। कालेंद्र को ऐसा लगा जैसे उसका अंतिम समय नजदीक आ गया था। कालेंद्र ने गलती से अपना हाथ अपनी तलवार पर रख दिया। शांत हो जाओ कालेंद्र, अभी वो तुम्हारी दुश्मन नहीं बनी है। कालेंद्र पहले ही अपने आप को शांत करने लगा। वह लोमा से पिछली जिंदगी में लड़ चुका था और यह पहली बार था जब इस जिंदगी में कालेंद्र और लोमा का आमना सामना होने वाला था। इसी वजह से उसके मन में बहुत सारे ख्याल एक साथ चल रहे थे। साध्वी लोमा, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है। आप पालकी के अंदर से ही इनसे बात कर सकती हैं। एक दासी की बात सुनकर साध्वी लोमा ने अपने सर को ना में हिलाया। इस बारे में उनकी सोच अलग थी। हमें उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए हमें ही उनके पास चलकर जाना होगा। आगे आइए। लेकिन हमें नहीं पता कि ये लोग कैसे हैं। हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। भगवान अपनी छत्र छाया में अगर किसी को बुलाते हैं तो वो किसी में भेदभाव नहीं करते। किसी का बड़ा पद और किसी का छोटा पद देखकर भगवान अपनी कृपा दृष्टि में परिवर्तन नहीं करते। लोमा ने बड़े शांत लहजे में अपनी दासी को समझाने की कोशिश की। लेकिन हमें खतरा मोल नहीं लेना चाहिए। मुझे उसकी शक्ल से ही लग रहा है कि वो एक बेहद खतरनाक आदमी है। तुम फिक्र मत करो, ये सिर्फ 2 ही लोग हैं। वैसे भी तुम सब हो ना यहाँ पर मेरी रक्षा करने के लिए। लोमा की बातें सुनकर सब दासियां और शूरवीर हैरान थे। हालांकि साध्वी लोमा का शांत लहजा देखकर उन सबको इस बात का गर्व महसूस हो रहा था कि वो अगली मठाधीश बनने की सच में हकदार थी। आखिर इतना शांत भला कौन हो सकता है? चलिए सब एक तरफ हो जाइए, साध्वी को पालकी से बाहर आने दो। एक आदमी ने जैसे ही कहा वहां मौजूद लोग एक तरफ हो गए। उस आदमी की आवाज शांत होने के साथ साथ सख्त थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो भी उस मठ का एक महत्वपूर्ण आदमी था। ये किसकी आवाज थी? मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंसान जाना पहचाना सा लग रहा है। जब कालेंद्र ने उस दूसरे आदमी को पालकी से बाहर आते देखा तो उसकी आंखें फैल गई। यह इंसान कोई संत या महात्मा जैसा दिख रहा था। उसकी बड़ी लंबी दाढ़ी थी, उसके सिर के बाल पक चुके थे, उसकी आंखें बड़ी और आकर्षक थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस महात्मा पुरुष ने अपनी पूरी जिंदगी बहुत शांति से जी होगी। अब ये कौन है राजकुमार? इनका नाम विरुद्देव है, पर उनके और भी कई सारे नाम हैं। कोई उन्हें महात्मा बुलाता है तो कोई उन्हें संत पुकारता है। कई बार उन्हें एक नए नाम से भी पुकारा जाता है, तलवार रक्षक। मैंने सुना था कि तलवार रक्षक ने 6 राक्षसों को एक ही वक्त में पीटकर भगाया था। उन राक्षसों के साथ बहुत सारे और भी राक्षस थे जिन्हें एक ही बार में तलवार रक्षक ने खत्म कर दिया था। तलवार रक्षक? भला ऐसा नाम कोई कैसे रख सकता है? ये थोड़ा अलग है ना? जो भगवान की उपासना करते हैं उनके लिए थोड़ा सा अच्छा नाम है, लेकिन तलवार रक्षक नाम रखना वो भी ऐसे महान व्यक्ति के लिए
मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं तो उन्हें कोई नाम ही नहीं देना चाहता। अजीब ही इंसान है ये तो। अभी सुकेश और कालेंद्र की बातें खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी लोमा और तलवार रक्षक विरुद्धदेव कालेंद्र के पास चले आए। तलवार रक्षक की तरफ देख कालेंद्र को ऐसा लग रहा था कि कोई महान पुरुष उसके सामने खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ लोमा को देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। लोमा एक ऐसी महान साध्वी थी जिसके चेहरे पर तेज नजर आ रहा था। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? माफ कीजिए, इतनी रात आपको तकलीफ दे रहे हैं। मेरा नाम लोमा है। मैं बाबा दीन दयाल मठ में एक सेविका हूँ। कालेंद्र को लोमा की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना उसने सुना था उसे पता था बाबा दीन दयाल अपने मठ में हर साल चुनाव करवाते थे। उस चुनाव में मठ के मठाधीश को चुना जाता था और उन्हें मठाधीश की उपाधि दी जाती थी। लोमा ने अपना पूरा नाम नहीं बताया था, इसलिए कालेंद्र को लगा कि अब तक वह मठाधीश के तौर पर चुनी नहीं गई होगी। जब लोमा ने अपना पूरा परिचय दे दिया तो उसके बाद तलवार रक्षक उसके सामने आया। मेरा नाम विरुद्ध देव है। मैं भी बाबा दीनदयाल के मठ में एक सेवक हूँ। सही मायने में मैं इनका रक्षक हूँ। मेरे पीछे जितने भी लोग हैं वो मेरी ही तरह मठ के रक्षक हैं और मेरा नाम है कालेंद्र। कालेंद्र ने अपना पूरा नाम नहीं बताया। उसे अपने वंश का नाम अपने नाम के पीछे लगाना सही नहीं लगा। जब वह सब कुछ छोड़कर आ गया था तो कालेंद्र को उस वंश के नाम की कोई जरूरत भी नहीं थी। तलवार रक्षक और लोमा ने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया कि कालेंद्र अपना पूरा नाम बताना भूल गया था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कालेंद्र कौन था। अब जब मैंने करुणा भरे जीवन का मार्ग अपनाया है तो ये मेरे अच्छे के लिए ही होगा। सुकेश, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अपना परिचय नहीं देना चाहिए क्या? लोमा और तलवार रक्षक की नजर जब सुकेश की तरफ गई तो उन्होंने देखा कि सुकेश एक साधारण चेहरे वाला इंसान था। उसके चेहरे में कुछ भी खास नहीं था, पर सुकेश बिना अपनी आंखें झपकाए लोमा की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था उसके मुंह से कभी भी लार टपक पड़ेगी। राजकुमार, साध्वी तो बहुत ही खूबसूरत है। होश में आओ, तुम क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? जब कोई होश में नहीं होता और उसे मारा जाए तो बहुत जोर से लगती है राजकुमार। ठीक है, अभी चुप करो। कालेंद्र ने उसे चुप करवाया और फिर लोमा की तरफ बढ़ा। ये मेरा नौकर है सुकेश। वैसे यहाँ इतनी रात गए आप लोगों का आना कैसे हुआ? हम लोग भी यहाँ पर रात गुजारने के लिए आए थे। जब आपको यहाँ पर देखा तो हमें लगा हमें भी आज की रात यहीं पर बितानी होगी, इसलिए हम आपसे पूछने आए थे कि कहीं आपको कोई दिक्कत तो नहीं। इस वक्त जहां पर कालेंद्र और सुकेश रुके हुए थे वह जगह एक बहुत बड़े मैदान जैसी खुली खुली थी, जबकि दूसरी जगह पर पेड़ लगे हुए थे। पेड़ों की वजह से कहीं पर भी बैठने तक की जगह नहीं थी। आग जलाकर बैठने के लिए वह जगह एकदम सही थी। हालांकि अचानक से उन लोगों को वहां देखकर कालेंद्र के दिमाग में बस एक ही सवाल कौंध रहा था। क्या सच में ये लोग मुझसे अनुमति मांगने के लिए यहाँ पर आए हैं या फिर इनका कोई और मकसद है? कालेंद्र को लगा नहीं था कि लोमा जैसी साध्वी उनकी जगह पर जाकर रात बिताने के लिए उनसे अनुमति मांग रही होगी। आज तक कालेंद्र ने ऐसी साध्वी नहीं देखी थी। राजकुमार, क्या हुआ? आप इन्हें जवाब क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल, क्यों नहीं। इतनी बड़ी जगह है, हम सभी यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। वैसे भी कौन सी ये जगह मेरी थोड़ी है। आप जितनी देर चाहें यहाँ आराम कर सकते हैं। बाबा दीनदयाल मठ के लोग वहां पर रुकने के इरादे से ही आए थे, इसलिए उन्होंने अपने साथ बहुत सारा सामान ले लिया था। उन्होंने लोमा के आराम करने के लिए उस पालकी को एक बड़े तंबू के रूप में बदल दिया था। वो पालकी इतनी बड़ी थी कि उसमें 2 से 3 लोग आराम कर सकते थे। वहीं बाकी के लोग उसके आसपास बैठ गए।
सुकेश, ऐसे घूरना बंद करो। क्या सोचेंगे वो लोग? जी राजकुमार। कालेंद्र ने सुकेश को लोमा को घूरते हुए पकड़ लिया था। उसे इस तरह देखकर अब सुकेश को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। इस बात से वो डर गया था। वो जानता था अगर उसने इस तरह की हरकत दोबारा की तो वो सबके सामने ही उसे सजा दे देगा। वो यही सब सोच रहा था, तभी कालेंद्र अपनी जगह से खड़ा हुआ, बाबा दीनदयाल मठ के लोगों के पास जाने लगा। जैसे ही सुकेश ने कालेंद्र के पीछे जाने की कोशिश की, कालेंद्र ने अपना हाथ दिखाकर सुकेश को रोक दिया। कालेंद्र लोमा की पालकी के पास पहुंचा और उसने पालकी का दरवाजा खटखटाया। विरुद्ध देव ने दरवाजा खोला। क्या बात है, आपको कोई काम है क्या? जी, क्या मैं साध्वी लोमा जी से मिल सकता हूँ? विरुद्ध देव के चेहरे से लग रहा था कि वह इस बात के लिए राजी नहीं थे। उनके माथे पर बल पड़ गए। कालेंद्र उसके देखने के तरीके से ही समझ चुका था कि वह इतनी आसानी से उसे लोमा से नहीं मिलने देने वाला। माफ कीजिए, लेकिन अभी मैं आपको उनसे मिलने नहीं दे सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। विरुद्ध देव को यह देखकर हैरानी हुई कि कालेंद्र इतनी आसानी से मान गया। उसने मिलने के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। वहीं दूसरी तरफ कालेंद्र भी हैरान रह गया था कि उसने इतनी आसानी से हार कैसे मान ली और वह लोमा से बिना मिले वहां से कैसे जा रहा है। तभी पालकी का किवाड़ खुला। अंदर आ जाइए। लोमा ने पालकी से अपना सर बाहर निकालते हुए कालेंद्र को अंदर आने का इशारा किया तो कालेंद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी। वहीं लोमा के चेहरे पर भी इस वक्त बड़ी सी मुस्कान थी। यह सब देखकर विरुद्ध देव को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन साध्वी लोमा? विरुद्ध, कोई बात नहीं। मेरा काम ही है लोगों की तकलीफें सुनना और उन्हें दूर करने में मदद करना। हमारे इस सफर का मकसद भी तो यही है कि मैं लोगों के दुख दर्द जान सकूं। ये हमारे लिए घातक हो सकता है। आप यहीं मेरे सामने खड़े हैं। यहाँ पर इतने सारे हमारे लोग हैं जो मुझे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई कैसा? क्या इतनी सुरक्षा कम है? आपने सही कहा साध्वी लोमा। मेरा जैसा अंग रक्षक आपके साथ होना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसे ही तलवार रक्षक नहीं कहते। मैं आपकी सुरक्षा के लिए सदैव सामने खड़ा रहूंगा। आप अंदर जाइए कालेंद्र। विरुद्ध देव के कहते ही कालेंद्र पालकी के अंदर चला गया। वहीं बाहर खड़े लोग अभी भी कालेंद्र को घूर रहे थे। लोमा ने कालेंद्र को अंदर आने के लिए जगह दी। पालकी के अंदर थोड़ी बहुत जगह थी। वहां पर कई देवी देवताओं की तस्वीरें लगाई गई थी। कालेंद्र लोमा के सामने की तरफ जाकर बैठ गया। विरुद्ध देव भी कालेंद्र के पास आकर बैठ गए। इस दौरान उन दोनों की नजरें लोमा पर टिकी हुई थी। पूछो, क्या पूछना चाहते हो मुझसे? मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि मैं एक अच्छा और दयालु इंसान कैसे बन सकता हूँ? क्या दयालु इंसान? लोमा ने अपनी दोनों आंखें झपकाते हुए अविश्वास से कालेंद्र की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कालेंद्र ने उससे ऐसा सवाल क्यों पूछा। विरुद्ध देव भी कालेंद्र की तरफ हैरानी से देख रहा था, पर विरुद्ध देव और लोमा दोनों ही इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि इस वक्त कालेंद्र गंभीर था। वह मजाक नहीं कर रहा था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक मुझे नहीं पता था कि मैं एक दयालु इंसान कैसे बन सकता हूँ। मैंने कोई भी काम करने से पहले आज तक एक बार भी नहीं सोचा। जो मेरे दिमाग में आ जाता है मैं उसको उसी तरीके से कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि ये वो सही है या गलत। जो कुछ भी कालेंद्र ने कहा था वह बिल्कुल सच था। कालेंद्र ने आज तक कभी भी कोई काम सोच समझकर नहीं किया था। यही नहीं, उसे यह भी पता नहीं था कि एक दयालु इंसान बनने के लिए उसे क्या करना चाहिए। वहीं लोमा बाबा दीनदयाल मठ के मठाधीश की गद्दी की प्रतियोगी थी। उस पद के लिए लोमा का दयालु और विनम्र होना बहुत जरूरी था। उसे खुद नहीं पता था कि दयालु बनकर वह मठाधीश कैसे बन सकती थी। इस वक्त लोमा
खुद समझ नहीं पा रही थी कि उसे कालेंद्र को क्या जवाब देना चाहिए। देखो, एक दयालु इंसान बनने के लिए तुम्हें... अच्छा रुको, मेरा जवाब सुनने से पहले मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि ये तुम्हें क्यों जानना है? मुझे किसी ने कहा था कि मुझे एक दयालु इंसान बनना चाहिए। मैंने आज तक बहुत मुश्किल और हिंसात्मक जीवन जिया है। मुझे नहीं पता दयालु इंसान बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। कालेंद्र ने सच बता दिया था कि उसने आज तक अच्छी जिंदगी नहीं जी थी, लेकिन लोमा ने इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह कालेंद्र को अच्छे गुणों से जानना चाहती थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि तुम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हो। कालेंद्र को अब तक नहीं पता था कि उसे अपनी जिंदगी से क्या चाहिए था। वह तो बस वीर पुरुष की कही बात पूरी करने की कोशिश कर रहा था। अगर देखा जाए तो दयालु इंसान बनने के लिए बहुत ज्यादा अलग करने की जरूरत नहीं है। दयालु इंसान बनने के लिए कई रास्ते हैं। उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम किस चीज में अच्छे हो? मैं चीजों को नष्ट करने में अच्छा हूँ। क्या? लोमा को इस तरह बात करते देख विरुद्धदेव मुंह छिपाकर हंसने लगे। विरुद्धदेव कालेंद्र के असली स्वभाव को पहचानने की कोशिश कर रहा था। मुझे लग रहा है आप अपने शरीर की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। आपने सही कहा, मैं ऐसा ही कहना चाहता था। आपका दूसरों की मदद करने के विषय में क्या विचार है? ऐसे लोग जिन्हें सच में आपकी मदद की जरूरत है। जिन्हें मेरी मदद की जरूरत हो? हाँ, सही सुना आपने। मेरे मायने में दयालु होना इसी चीज का प्रमाण है कि आप लोगों की मदद करके उन्हें कैसे खुश रख सकते हैं। अगर वह आपकी मदद से खुश होते हैं तो यही आपकी सच्ची मदद होगी। फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह मदद छोटी थी या बड़ी। ऐसा करके आप एक दयालु इंसान बन सकते हैं। आपका मतलब मुझे लोगों की मदद करके खुशी मिलनी चाहिए? क्या ऐसा करके मैं दयालु इंसान बन सकता हूँ? जी बिल्कुल। कालेंद्र ने कभी किसी की मदद नहीं की थी। उसने तो दूसरों को खून के आंसू रुलाए थे। ऐसे में आज लोमा की बात सुन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ पड़ी थी। आपने मुझे रास्ता दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाई। लोमा से बात करने के बाद कालेंद्र पालकी से उतरकर वापस अपनी जगह पर आ गया। राजकुमार, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझे अगर दयालु जीवन जीना है तो मुझे किसी ऐसे की मदद करनी होगी जिसे मेरी जरूरत हो। सुकेश को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जितना भी समझ में आ पाया था उसका मतलब था कि राजकुमार कालेंद्र के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ थी। दूसरे दिन सुबह होते ही सब अपने अपने रास्ते पर चले गए। लोमा भी अपनी पालकी के साथ वहां से चली गई। वो रास्ते में लोगों की परेशानियां सुनकर उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही थी। इसी तरह आगे बढ़ते हुए रात हो गई। उन्होंने फिर से रुकने का फैसला किया। अभी थोड़ी देर हुई नहीं थी कि लोमा और उसके साथियों को किसी के झगड़ने की आवाज आई। यह आवाजें सुनते ही लोमा विरुद्धदेव और अपने सभी साथी शूरवीरों को लेकर उस जगह पहुंची। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये लोग झगड़ क्यों रहे हैं? उधर देखिए साध्वी जी। विरुद्धदेव के कहने पर लोमा ने नजरें उठाकर देखा तो सामने का नजारा देखकर वो दंग रह गई। लोमा जब वहां पहुंची तो सामने का नजारा देखकर हैरान रह गई। कालेंद्र भी उन गुंडों के साथ मिलकर एक व्यापारी को पीट रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर कालेंद्र भला ऐसा क्यों कर रहा था। उसने तो उसे जरूरतमंद लोगों की मदद करने की ही सलाह दी थी। कालेंद्र के ऐसे रवैये को देखकर वो दौड़कर उसके पास गई। कालेंद्र, छोड़ो उसे। कालेंद्र! लोमा ने किसी तरह उसे रोकते हुए कहा तो आखिरकार वह रुक गया। ये तुम क्या कर रहे थे? इन बुरे लोगों का साथ देकर इस कमजोर को क्यों पीट रहे थे? आप हैरान क्यों हो रही हैं? अरे आपने ही तो कहा था।
कालेंद्र लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोला तो लोमा की आंखें बड़ी हो गई। क्या? मैंने क्या कहा था? आप ही ने तो कहा था कि जरूरतमंद लोगों को मदद करने के लिए। इन लोगों को एक आदमी की जरूरत थी इसे पीटने के लिए, तो मैंने मदद कर दी। क्या? हाँ। कालेंद्र ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। इस बात पर लोमा का दिमाग ही घूम गया। उसने आंखों में ढेर सारा गुस्सा भरकर कालेंद्र की तरफ देखा। तुम सच में इतने मूर्ख हो क्या? ऐसा मैंने क्या कर दिया? हे प्रभु! लोमा ने अपना सिर पीट लिया। उसे कालेंद्र से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। इधर उन दोनों की आपसी बहस में उनका ध्यान उन गुंडों से हट चुका था। वो लोग आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा कर रहे थे। वहीं इधर लोमा कालेंद्र को समझाने में व्यस्त थी। देखो कालेंद्र, मैंने तुमसे ये अवश्य कहा था कि तुम्हें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, पर इसका ये अर्थ नहीं कि तुम बिना सोचे विचारे किसी की भी सहायता के लिए पहुंच जाओ। मतलब? कालेंद्र को कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा तो वह नासमझी भरी नजरों से लोमा की ओर देखने लगा। वह समझ गई कि यह आदमी दुनियावी बातों में बहुत कच्चा है। ऐसे में उसे सही ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। लोमा ने एक पल के लिए आंखें बंद की और लंबी गहरी सांस लेकर अपने गुस्से को शांत करने लगी। कुछ पलों बाद जब उसने आंखें खोली तो कालेंद्र हैरानी से उसे देख रहा था। लोमा ने अपनी भौं उठा दी। ये क्या था? ये अपने क्रोध को शांत करने का एक उपाय है। हमें समझना चाहिए कि कब हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। उसे शांत करने के लिए हम ऐसी गहरी सांसें लेते हैं। तुम भी अपने गुस्से को कम करने के लिए ऐसा कर सकते हो। जी। कालेंद्र ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं लोमा अब थोड़ी शांत हो चुकी थी। देखो कालेंद्र, जिसे सहायता की जरूरत हो वो हमेशा सही ही हो ये जरूरी नहीं। तुम्हें स्वयं अच्छे और बुरे की पहचान करना सीखना होगा। कोई व्यक्ति जो कमजोर हो और उसके साथ गलत हो रहा हो तो तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, न कि बुरे और ताकतवर लोगों के साथ मिलकर उसे मारना चाहिए। समझे? कालेंद्र के लिए ये सारी बातें एकदम नई थी। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया तो वह बस लापरवाही से मुस्कुरा दिया। चलो अब चलकर उस आदमी से माफी मांगो जिसे तुमने पीटा है। मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि तुमने गलती की है इसलिए। मैंने क्या गलती की? मुझे तो आपने ये सब कुछ पहले बताया ही नहीं था। फिर मेरी गलती कैसे हुई भला? उसकी ऐसी बातें सुनकर लोमा चिढ़ गई। तुम ऐसे क्यों हो? इतने ढीठ? तुम्हारी बुद्धि घास चढ़ने चली गई है क्या? वो चिढ़ते हुए बोली तो कालेंद्र फिर से मुस्कुरा दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लोमा की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी लोमा ने सामने देखा तो वो चौंक गई। अरे ये लोग कहाँ गए? वो गुंडे उनकी आपसी बहस का फायदा उठाकर भाग चुके थे, जिस वजह से अब लोमा और कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह उस कमजोर से आदमी की तरफ बढ़ी। मेरे साथ आओ। उसने कालेंद्र को अपने साथ आने का इशारा किया। वे दोनों उस आदमी के पास पहुंचे तो देखा कि वह आदमी जमीन पर बैठा कराह रहा था। आप ठीक तो है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। अरे नहीं, आप धन्यवाद मत कहिए। मैं तो खुद शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से इसने आपको पीट दिया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। उन्होंने कालेंद्र की तरफ देखकर कहा, जो उनकी बगल में बुत बने खड़ा था। आप उठिए। और कालेंद्र तुम? उन्होंने कालेंद्र की ओर घूरा और आंखों में ही उससे माफी मांगने को कहा, जिस पर कालेंद्र ने ना में गर्दन हिला दी। कालेंद्र, मैंने कहा माफी मांगो इनसे। तुमसे गलती हुई है, चाहे किसी भी कारण से हुई हो। माफी मांगो। ठीक है, सुनो, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि सहायता की जरूरत तुम्हें थी, ना कि उन लोगों को। कालेंद्र ने लापरवाही भरे अंदाज में माफी मांग ली, जिस पर उस आदमी ने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। हालांकि इससे लोमा को ठीक नहीं लगा तो उसने अपने हाथ जोड़ लिए। इससे अभी भी इतनी समझ नहीं है। आप कृपया मुझे और कालेंद्र को माफ कर दीजिए। अरे आप रहने दीजिए, कोई जरूरत नहीं है।
जरूरत है। आप हमें माफ कीजिए। चलिए हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप चिंता ना करें। नहीं, आपकी इस हालत का कारण हम भी हैं। हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आपको काफी दर्द हो रहा होगा, जिससे चलने में दिक्कत होगी। लोमा के इतने आग्रह करने पर आदमी ने भी सहमति दे दी, जिसके बाद वह उसके दिए हुए पते पर उसे लेकर चल दी। कालेंद्र भी इन लोगों के साथ ही था। वो लोग जब उस आदमी के बताए हुए पते पर पहुंचे तो सामने का नजारा देखकर चौंक गए। ये सब क्या है? किसने किया ये? वे लोग इस वक्त नगर के मुख्य बाजार में स्थित एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान में थे। ये दुकान उसी आदमी की थी। दुकान में सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर लूटपाट की गई हो। यह सब देखकर ही लोमा घबरा गई। ये कारनामा अवश्य ही उन लोगों का ही रहा होगा। हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखिए, आप जो कोई भी हैं, हमें आप माफ कर दीजिए। कालेंद्र को उन लोगों का साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। लोमा एक बार फिर से उस आदमी से माफी मांगने लगी, जिस पर उस आदमी ने एक फीकी मुस्कान दी। मैंने कहा ना, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आपने तो उल्टा मेरी जान बचाई है, वरना वो लोग तो शायद मुझे मार ही डालते। ये तो मेरा धर्म है। वैसे आप अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? आदमी ने सिर हिला दिया। मुझे ये बता सकते हैं कि वे लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर आपने ऐसा क्या कर दिया उनका, जो वो आपकी जान लेने पर उतारू हो गए और दुकान को भी तहस नहस कर दिया? इस सब का कारण क्या है? लोमा के पूछने पर वह आदमी जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर लोमा और कालेंद्र चौंक गए। लोमा यही सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो वह इतना रो रहा है। वहीं कालेंद्र के दिमाग में यह सवाल था कि वे गुंडे किसके थे जिन्होंने उससे मदद मांगी थी। अरे आप रोइए मत। लोमा उस आदमी को शांत करने की कोशिश कर रही थी। लोमा की हमदर्दी से वो और ज्यादा भावुक हो गया था। दुकान की हालत देखकर लोमा इतना तो समझ ही गई थी कि उस इंसान के साथ कुछ गलत हो रहा था। आप पहले चुप हो जाइए, लीजिए पानी पीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। पानी पीकर वो आदमी कुछ शांत हुआ। उसने आंखों में आंसू भरकर लोमा की तरफ देखा। मैं अब क्या बताऊं आपको, कमजोर लोगों को बड़े लोग हमेशा ही दबाते हैं साध्वी जी। उन पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करते हैं। मतलब? मैं समझी नहीं। आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है। लोमा ने उससे फिर पूछा तो उसने थोड़ा झिझकते हुए कहना शुरू किया। वो गुंडे शहर के एक बड़े व्यापारी के थे और उस व्यापारी के कहने पर ही वो मुझे पीटने के लिए आए थे। ऐसा क्यों? वो व्यापारी आपसे क्या चाहता है? क्या उसके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ था? अब बिना किसी कारण के तो वो किसी को पीटेंगे नहीं। लोमा ने एक साथ कई सवाल कर दिए। सूद की आंखें फिर भर आई। दरअसल बात यह है कि वो व्यापारी इस जगह पर एक बड़ा बाजार बनाना चाहता है। उसके पास धन तो है, लेकिन बाजार बनाने के लिए उसे जगह की आवश्यकता है। मेरी दुकान मुख्य बाजार में है, तो उसे मेरी दुकान चाहिए और मैं अपनी पुरखों की दुकान देना नहीं चाहता। लेकिन ऐसे कैसे कोई किसी की भी दुकान को छीन सकता है? अगर उसे बाजार बनाना है तो दूसरे तरीके से बनाए। शहर में और भी तो अच्छी जगह हो सकती है। ये तरीका भी तो गलत है ना? लोमा ने विरोध किया। हाँ, लेकिन उनके लिए गलत नहीं है ना। उन्हें ये जगह चाहिए बस, फिर तरीका कोई भी हो। लेकिन ऐसे मार पीट करके दुकान छीनने का क्या मतलब हुआ? मुझे तो ये कारण समझ में नहीं आ रहा है। सूद उसकी बात पर शांत हो गया। वहीं लोमा को उस व्यापारी के तरीके से अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था। दरअसल वो और भी छोटी मोटी दुकानों वालों को अपने साथ मिलाना चाहता है। कुछ लोग उसकी बातों में आ भी गए हैं। बदले में वो उन लोगों को थोड़ा बहुत पैसा भी दे रहा है। मुझे भी उसने यही कहा था, लेकिन ये मेरी पुरखों की दुकान है। मैं अपनी दुकान नहीं बेच सकता। लोमा ने अपनी बात को
और मेरी रोजी भी इसी से है। मैं किसी भी कीमत पर यह दुकान उसको देना नहीं चाहता, इसलिए अब वो गुंडे भेजकर मेरी दुकान खाली करवाना चाहता है। लेकिन तुम उसके खिलाफ शिकायत क्यों नहीं करते हो? शहर में राज अधिकारी भी तो हैं, तुम्हें उनसे सहायता लेनी चाहिए। इतने गुंडे भेजकर वो तुम्हें पिटवा सकता है तो कुछ भी करवा सकता है। तुम कब तक बचोगे? मैं जानता हूँ। तो फिर शिकायत क्यों नहीं करते? कुछ नहीं होगा शिकायत करने से। मतलब? अरे राज अधिकारी तुम्हारी मदद करेंगे तो उस दुष्ट व्यापारी से तुम्हारा पीछा छूट जाएगा। यूं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा और ये पुरखों की दुकान भी हाथ से निकल जाएगी। ऐसा हुआ तो मैं अपने परिवार के साथ मौत को गले लगा लूंगा, लेकिन जब तक जिंदा हूँ दुकान तो उसे नहीं दूंगा। अरे इतना सोचने की जगह शिकायत करने के बारे में सोचो। मदद मिलेगी और तुम्हारी दुकान तुम्हारे पास ही रहेगी। लेकिन शिकायत कहाँ करूँ? मतलब? शहर का बड़ा राज अधिकारी भी उसी का आदमी है और उसी की सुनता है। जिसके पास धन होगा काम भी उसी का होगा। गरीब लोगों की यहाँ कोई नहीं सुनता। सूद ने जब यह बताया तो लोमा को यकीन ही नहीं हुआ। ये तो बहुत गलत है। अगर राज्य अधिकारी ही ऐसा करेगा तो शहर के बाकी लोग क्या करेंगे? तुम सच बोल रहे हो ना? लोमा शक की नजर से सूद को देखने लगी। अमीर अपने धन का प्रयोग करके गरीबों पर अत्याचार ही करते हैं। ये तो हमेशा से होता आया है और यहाँ पर व्यापारी और राज्य अधिकारी एक हो जाएं, वहाँ पर हम जैसे छोटे व्यापारी और आम जनता का यही हाल होगा। हम करे भी तो क्या, कोई सुनता ही नहीं। सूद दुखी हो गया था। कालेंद्र और सुकेश चुपचाप खड़े उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अब तो धीरे धीरे कालेंद्र को भी मामला समझ आ रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा महसूस होने लगा। वो राज अधिकारी आपकी बात सुनेगा। हम ये सोच बदल कर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, हम अभी उस राज्य अधिकारी के पास चलते हैं, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। इस वक्त मैं दुकान छोड़कर कैसे चल सकता हूँ? और वैसे भी मुझे देखकर वो राज अधिकारी और गुस्सा होगा, शायद आपकी बात भी ना सुने। ठीक है, मैं अकेले ही जाती हूँ, तुम्हें मदद जरूर मिलेगी। चिंता मत करो और अपना ध्यान रखो। राज्य अधिकारी से मिलने की बात कहकर लोमा वहां से निकल गई। वहीं कालेंद्र और सुकेश भी उसके पीछे पीछे निकल गए। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, जैसे लोमा ने कहा था वही करेंगे। कालेंद्र ने कहा तो सुकेश ने आंखें सिकोड़कर उसे देखा। गरीब और कमजोर लोगों को ढूंढेंगे, फिर उनकी सहायता करेंगे। कालेंद्र ने ऐसे कहा मानो वो शिकार पर निकले हों। वहीं सुकेश को अब भी समझ नहीं आया कि वे ऐसे जरूरतमंद लोगों को ढूंढेंगे कहाँ। अच्छा, और कहाँ ढूंढेंगे जरूरतमंद आदमी? आप क्या सोच रहे हैं? इसमें सोचने की क्या जरूरत है? हम बाजार में हैं। जैसे ये पिटता हुआ इंसान हमको मिला था, उसी तरह से कोई और भी मिल जाएगा जो कमजोर होगा। हम उसकी सहायता कर देंगे। ठीक है, फिर चलिए देखते हैं कहाँ किस तरह का आदमी हमें मिलेगा। इसके बाद कालेंद्र और सुकेश दूसरी तरफ चले गए। कालेंद्र के दिमाग में इस दौरान यही सवाल था कि क्या वो राज अधिकारी लोमा की बात मानेगा या नहीं। सुकेश और कालेंद्र दोनों चले जा रहे थे। जहां सुकेश के दिमाग में यह चल रहा था कि वे अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे, वहीं पर कालेंद्र सिर्फ यह सोच रहा था कि लोमा को कोई मदद मिलेगी या नहीं। लेकिन अगले ही पल उसने अपने सिर को झटक कर उसका ख्याल निकाल दिया और सोचने लगा कि उसे ऐसा कोई इंसान मिले जिसकी वह मदद कर सके। राजकुमार, इस तरह तो हम कई महीनों तक घूमते ही रहेंगे। ये जगह हमारे लिए अनजान है और यहाँ के रास्ते भी। हमें कौन ऐसा इंसान मिलेगा जिसकी मदद करके हमें खुशी होगी? तुम इस बात की चिंता मत करो, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हर वक्त मदद की आवश्यकता रहती है। जहाँ चाह वहाँ राह। लेकिन इस तरह से घूमने से तो नहीं मिलेगा ना राजकुमार। मुझे लगता है हमें बस्ती के अंदर जाना चाहिए। शायद वहाँ पर आपके मन मुताबिक काम आपको मिल जाए। हाँ, ये बात तो ठीक कही तुमने। चलो इसी रास्ते से होके निकलते हैं। शायद बस्ती तक जाना ही ना पड़े और कोई मिल जाए। दोनों आपस में सोच विचार करते हुए बाजार से निकल रहे थे।
थोड़ी दूर चलने के बाद कालेंद्र के कानों में कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें कैसी है? बच्चों का शोर तो मुझे भी सुनाई दे रहा है राजकुमार, लेकिन ये आवाजें आ कहां से रही है ये समझ में नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं। दोनों सावधान होकर आगे बढ़ने लगे। कुछ कदम चलने के बाद अचानक से कालेंद्र रुक गया। उसकी नजर एक बड़े से मकान पर गई, जो वैसे तो काफी बड़ा था, लेकिन दिखने में बिल्कुल जर्जर अवस्था में था। बाहर की दीवारें भी मटमैले रंग की हो रखी थी। उसके अहाते में कई छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। यही नहीं बच्चों का शोर था, पर इतने सारे बच्चे एक साथ। हाँ राजकुमार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हो सकता है कि ये कोई अनाथ आश्रम के हो। अगर ऐसा है तो समझो बस हमें काम मिल गया। कालेंद्र खुश हो गया था, लेकिन सुकेश के माथे पर चिंता आ गई। लेकिन यहाँ पर हम करेंगे क्या? यहाँ पर मदद के लिए तो धन की आवश्यकता होती है, और वो तो हमारे पास भी नहीं है। धन ही सब कुछ नहीं होता है, मदद तो किसी भी तरह से की जा सकती है। चलो पहले अंदर चलकर देखते हैं। ठीक है। सुकेश ने सर हिला दिया, जिसके बाद दोनों अनाथ आश्रम के अंदर घुस गए। बच्चे उन्हें देखकर चौंक गए थे। अनजान होने की वजह से वे उन्हें घूर रहे थे। दोनों कुछ पल तक खड़े होकर शोर मचाते और उछल कूद करते बच्चों को देखते रहे। उनमें 10-15 वर्ष के बच्चे अलग अलग खेल रहे थे। कई सारे छोटे बच्चे भी थे जिनको ठीक से खड़ा होना भी नहीं आता था। वहीं कुछ वृद्ध महिलाएं उन बच्चों के आसपास घूम रही थी। इनका काम शायद उन्हें संभालने का ही था। वह उन महिलाओं की ओर बढ़ा। माँ जी, क्या ये अनाथ आश्रम है? कालेंद्र ने पूछा तो उन औरतों का ध्यान भी उनकी तरफ गया। हाँ, आप कौन? हम तो परदेशी हैं माँ जी। वैसे यहाँ का काम कौन संभालता है? बेटा, वो सामने जो खिड़की देख रहे हो, उसमें एक आदमी है। इस बारे में आप उससे बात कर सकते हो। वैसे क्या आप अनाथ आश्रम के लिए दान देने आए हो? औरत ने उम्मीद भरी नजर से उसे देखा। नहीं माँ जी, लेकिन कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा, मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। औरत ने सिर हिला दिया, जिसके बाद दोनों उस खिड़की के पास चले गए। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा हुआ था। उसके बाल थोड़े थोड़े सफेद हो रखे थे। उसने आंखों पर चश्मा पहना हुआ था। वह अपने सामने पड़े कागजों को इधर उधर करके देख रहा था। सुनिए, क्या मैं यहाँ रहकर कुछ मदद कर सकता हूँ? कालेंद्र ने निवेदन किया तो आदमी ने सिर ऊपर उठाया। यहाँ रुककर आप कैसे मदद करेंगे? ये आश्रम तो उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता नहीं होते हैं या उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। उन बच्चों को ये आश्रम संभालता है। मगर आपको मदद करनी ही है तो किसी तरह का दान दे दीजिए, ताकि इन बच्चों को कुछ मिल सके। कालेंद्र की बात पर उस आदमी ने चश्मा थोड़ा नीचे किया और कालेंद्र को गौर से देखा। उसने कुछ पल सोचा। ठीक है, आप कुछ दिन रुककर हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। आप बता दीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। आदमी खड़ा हो गया और इशारे से उन्हें अपने पीछे आने को कहा। वह उन दोनों को मकान के एक कोने में लेकर गया, जहां पर एक टूटा फूटा सा कमरा था। तुम लोगों को यहीं रहना होगा, उसने बताया, और फिर किस तरह से क्या काम करना है यह भी उन्हें समझा दिया। काम सुनकर के सुकेश थोड़ा हैरान था, लेकिन कालेंद्र के चेहरे पर चमक थी। अभी आप देख लीजिए कौन सा काम आप कर सकते हो। आप अभी से शुरू कर सकते हैं। ईश्वर आपका भला करेगा। वह व्यक्ति वापस चला गया। कालेंद्र कुछ पल तक खड़ा पूरे आश्रम को देखता रहा। खेलते कूदते और शरारत करते हुए बच्चों को देखना, यह सब उसके लिए बिल्कुल नया था। इसलिए मन ही मन कालेंद्र खुश हो रहा था। तभी उसे याद आया कि उसे काम करना है, तो वह सुकेश की ओर मुड़ा। चलो सुकेश, काम में लग जाते हैं। अभी तो सारी बातें भी हो गई हैं। जैसा हम चाहते थे वैसा ही काम भी मिल गया। आओ। फिर दोनों एक छोटे से कमरे में गए। वहां पानी वगैरह की व्यवस्था थी। शायद वह बच्चों को नहलाने की जगह थी। उन्होंने देखा वहां कोने में काफी सारे कपड़े जमा थे। ये तो बहुत है। कोई बहुत नहीं है, दोनों करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। चलो अब खड़े मत रहो, आओ और मेरा हाथ बटाओ। कालेंद्र सुकेश के साथ कपड़े धो रहा था। इस दौरान सुकेश उसे देखकर हैरान था। आखिरकार वह एक राजकुमार था। कुछ देर में दोनों ने सारे कपड़े धोकर सूखने के लिए एक रस्सी पर डाल दिए।
सुकेश ने पूछा तो कालेंद्र मुस्कुराया। फिर वह बाहर निकला। उसने एक और रखी झाड़ू ली और सफाई करने लगा। वह पूरी तन्मयता से काम कर रहा था। वहीं सुकेश बार बार उसे देख रहा था। आखिर उससे रहा नहीं गया। राजकुमार, आप ये सब काम कैसे कर लेते हैं? इन छोटे छोटे बच्चों के गंदे कपड़े आप मुस्कुराते हुए धो रहे थे और अब ये गंदगी साफ कर रहे हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? महल में भी तो ये सब काम मैं ही करता था। कालेंद्र सफाई करते हुए मुस्कुराया। उसकी बात सुनकर सुकेश को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। तभी एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। कालेंद्र तुरंत दौड़कर बाहर आया तो देखा कि एक बच्चा खेलते हुए गिर गया था। वह बहुत छोटा था और अपने आप से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अरे अरे अरे, तुम गिर कैसे गए छोटे राजकुमार? उठो उठो। कालेंद्र दौड़कर उसके पास गया और उसे उठाकर खड़ा कर दिया। वह बच्चा आंखों में आंसू लिए सुबक सुबक कर रो रहा था। कालेंद्र ने उसके आंसू साफ किए, फिर प्यार से उसको सहलाते हुए गोद में ले लिया। अरे रे 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 रे, रोते नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम तो नन्हे राजकुमार हो ना, तुम तो कितने बहादुर हो। रो मत, कुछ नहीं हुआ। कालेंद्र के लाड से बच्चा चुप हो गया। सुकेश उसे ध्यान से देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ समय पहले तक उसे इसी इंसान की क्रूरता से डर लग रहा था। अब वह एक बहुत ही दयालु इंसान प्रतीत हो रहा था। तभी सामने से वह बुजुर्ग महिला तेजी से चलती हुई आई। शायद उसे भी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी थी। आप इसे संभालिए, मैं बाकी बच्चों को देखता हूँ। कालेंद्र ने बच्चा उसे दिया और खुद दूसरे बच्चों को संभालने लगा। सुकेश भी अब कालेंद्र का साथ देने लगा। अनाथ आश्रम में अब हर तरह के छोटे मोटे काम वो दोनों मिलकर कर रहे थे। ऐसे ही कई दिन बीत गए। एक रोज वे अनाथ आश्रम के किसी काम से बाहर गए हुए थे। शाम हो चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा था। वे दोनों ही जंगल की बगल से गुजरने वाले रास्ते पर जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे कि तभी अचानक से उनके कानों पर एक अजीब सी आवाज पड़ी। ये कैसी आवाज राजकुमार? पता नहीं, हमें रुककर सुनना होगा। कालेंद्र के कहते ही सुकेश ने अपने कदमों को रोक लिया। तभी चारों तरफ फैले सन्नाटे में एक बार फिर वो अजीब आवाज सुनाई दी। यह सब सुन के सुकेश के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह आवाज किसकी है। तभी कालेंद्र को कुछ चबाने की तेज आवाज सुनाई दी। यह आवाज बेहद अजीब थी। सुकेश ऐसी आवाज सुनकर आगे बढ़ने की फिराक में था कि तभी कालेंद्र ने अपने हाथ से सुकेश को रोक लिया। राजकुमार, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुकेश काफी घबराया हुआ था। वहीं कालेंद्र ने मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने को कहा। चुप करो, अभी हमें देखना होगा कि आवाज किस तरफ से आ रही है। लेकिन राजकुमार, हम क्यों इस लफड़े में पड़े? पता नहीं क्या होगा। हमें चलना चाहिए यहाँ से, कहीं कोई इंसानी शैतान हुआ तो। मूर्ख इंसान, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। हमें एक बार देखना चाहिए। उसने आंखें दिखाई तो सुकेश मन मारकर कालेंद्र के पीछे चल दिया। वो जंगल की तरफ गया तो उन्हें एक चबूतरा दिखाई दिया। हो ना हो, ये आवाज वहीं से आ रही है। हमें सावधानी बरतनी होगी। जब पता है वहाँ पर आग है तो वहाँ क्यों जाना है? सुकेश ने मुंह बनाया ताकि आग हम तक ना पहुँच पाए। वे दोनों दबे पांव थोड़ा और आगे बढ़े। तभी उन्हें एक पेड़ दिखा। उन्होंने उसकी आड़ में खड़े होकर दूसरी ओर देखने लगे। सामने का नजारा देखकर सुकेश की चीख निकल गई, लेकिन तब तक कालेंद्र ने अपनी हथेली से उसका मुंह दबा दिया था। चिल्लाओ मत। कालेंद्र ने उसे आंखें दिखाई और उस तरफ ध्यान से देखा। सामने का नजारा देखकर सुकेश की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने एक जिंदा लाश थी जो एक आदमी को मारकर खा रही थी। सुकेश की आंखों में यह खौफनाक नजारा देखकर ही डर भर गया था। सुकेश ने कुछ कहने की कोशिश की,
उसका बदन डर से कांप रहा था। कालेंद्र ने उसे देखा और अपने कंधे को ऊपर उठाकर छलांग मारते हुए वहां से दूर आ गया। थोड़ी दूर जाकर सुकेश को खड़ा करके उसने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। धीरे बोलना, अगर उसने सुना तो हम नहीं बचेंगे। वो है क्या? एक जिंदा लाश है। इस बार शायद किसी ने कुछ जादू किया है ताकि इसकी ऊर्जा उस आदमी को मिले। ये सामान्य इंसान को मारकर खाते हैं ताकि उनके शरीर को ऊर्जा मिल सके, फिर यही ऊर्जा इनके मालिक को चली जाती है। मतलब ये अब हमें भी खा जाएगा? ये हमें मारे इससे पहले हमें इसे मारना होगा। मारना? अरे वो तो साक्षात यम की छठी औलाद लग रही है। एक बार सामने आई तो हमें सीधे यमलोक में ही ले जाकर पटकेगी। तुम्हें कितनी बार बोला है, हिम्मत और सूझबूझ ये दोनों हर मुसीबत का ताला खोलने की मुख्य चाबी होते हैं। खुद तो जाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं, लड़ना मुझे पड़ता है और बात कर रहे हैं हिम्मत की। सुकेश बड़बड़ाया, लेकिन कालेंद्र ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन हमें इसे मारने से पहले ये भी जानना होगा कि अकेला है या इस जैसे और भी हैं। उस दिन जैसे इंसानी शैतान मिले थे वैसे हो सकता है कहीं और जिंदा लाशी भी हो। और भी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ये एक संक्रमित जिंदा लाश है। ये अपने दांतों से दूसरे इंसानों के शरीर में अपना खून डालकर उन्हें भी जिंदा लाश बना सकते हैं। तो अब पहले तो तुम घबराना बंद करो और मेरे पीछे आओ। हमें जंगल में और भी जिंदा लाशों की तलाश करनी है। आप आज पक्का मरवाओगे राजकुमार। चुप करो तुम, पीछे पीछे आओ मेरे। वे दोनों अपनी चौकन्नी नजरों से देखते हुए बढ़ रहे थे। तभी अनजाने में सुकेश का हाथ झाड़ियों के कांटों में उलझ गया। अब क्या कर दिया तुमने? कालेंद्र पलटा और उसका हाथ झाड़ियों में फंसा देखकर उसने बाहर निकाला। कांटे चुभने के कारण उसके हाथ से खून की कुछ बूंदें रिस कर नीचे गिर गई। जिंदा लाश को अचानक कुछ महसूस हुआ और वह बेचैनी से इधर उधर देखने लगी। उसे शायद ताजे इंसानी खून की गंध मिल चुकी थी। वह उस लाश को वहीं छोड़कर गंध की ओर बढ़ने लगी। सुकेश और कालेंद्र इससे अनजान थे कि जिंदा लाश उनके पीछे आ रही है। उसके कदमों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वो दोनों जिंदा लाश से बस कुछ ही कदम आगे थे। उसकी नजर सुकेश की उंगली से टपकते हुए खून की तरफ थी। कुछ ही देर में वह सुकेश तक पहुंच गई। पागल आदमी मुझे आज नहीं तो किसी और दिन पक्का यमलोक पहुंचा कर रहेगा। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जिस दिन ये मेरी जिंदगी में आया था। सुकेश बड़बड़ाते हुए आगे कुछ कह पाता कि तभी अचानक से उसे अपनी गर्दन पर कुछ गीलापन महसूस हुआ, मानो उसे किसी ने चाटा हो। कौन है? वो चौंक कर जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ा तो उसके सामने जिंदा लाश खड़ी थी। जिंदा लाश को देखकर उसकी चीख निकल गई, जिससे कालेंद्र भी पीछे पलट गया। लाश ने अपने दांत सुकेश की गर्दन पर गड़ाने के इरादे से उसका कंधा पकड़ लिया। राजकुमार बचाइए! कालेंद्र ने जैसे ही यह देखा तो उसने उछलकर जोर से जिंदा लाश के मुंह पर घूंसा मारा, जिससे वो नीचे गिर गई। भागो! कालेंद्र उसका हाथ पकड़कर दौड़ पड़ा। वे अभी कुछ दूर ही भागे थे कि तभी जिंदा लाश उछलते हुए कालेंद्र की गर्दन पर आकर बैठ गई। वो उसका गला दबाने लगी। राजकुमार! सुकेश कालेंद्र से दूर हो गया। जिंदा लाश लगातार कालेंद्र का गला दबाए जा रही थी। तभी कालेंद्र ने उसके हाथ को पकड़कर एक जोर की लात पीछे की तरफ उसके पेट पर मारी, जिससे वो लाश लुढ़ककर दूर जा गिरी। कालेंद्र भागने की बजाय उससे लड़ने को तैयार हो चुका था। इसकी तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आओ मेरे सामने। लेकिन झुकने के कारण कालेंद्र की तलवार नीचे जा गिरी थी। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही झुका, लाश उसको दबोचने के लिए उसकी तरफ कूदी। राजकुमार सतर्क! कालेंद्र संभलता उससे पहले ही लाश ने कालेंद्र के सीने में एक जोरदार लात मार दी, जिससे वो गिर गया। वह लाश उसके सीने पर बैठ गई और अजीब सी आवाजें निकालते हुए उसके चेहरे पर घूंसे मारने लगी।
तलवार आपके पास तलवार पड़ी हुई है, तलवार। कालेंद्र ने तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी लाश ने वो तलवार झाड़ियों की तरफ उछाल दी, जिससे वह सुकेश के पास जा गिरी। हे भगवान! सुकेश घबरा गया था। लाश कालेंद्र पर अगला वार करने के लिए झुकी, लेकिन अचानक से कालेंद्र अपने दोनों हाथों से उसका गला दबाने लगा। अगले ही पल कालेंद्र ने पूरी ताकत से उस जिंदा लाश को अपने से दूर फेंक दिया। सुकेश, तुम्हारे पास तलवार पड़ी है, वो तलवार मुझे दो, जल्दी, उसने कहा, पर उसे आगे आने में डर लग रहा था। इसी दौरान लाश ने कालेंद्र की टांग खींचते हुए उसे नीचे गिरा दिया। अब वह अपने होठों पर जीभ फेर रही थी। वो आपको खाना चाहती है राजकुमार। कालेंद्र पेट के बल तिरछा पड़ा हुआ था। सुकेश की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। अगर तुमने मुझे तलवार नहीं दी तो वो पहले मुझे खाएगा, उसके बाद तुम्हें। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तलवार देता हूँ। सुकेश ने डरते हुए तलवार उसकी तरफ फेंकी। कालेंद्र ने तुरंत तलवार को पकड़ लिया। अगले ही पल वह उछलकर सीधा खड़ा हुआ और एक तेज वार लाश पर कर दिया। कालेंद्र के वार से लाश गुस्से में आ गई थी। वह चीखते हुए अपने आसपास कुछ ढूंढने लगी। तभी कालेंद्र ने उसके हाथ पर वार कर दिया, लेकिन अगले ही पल लाश ने कालेंद्र का हाथ पकड़ लिया, जिससे तलवार नीचे गिर गई। फिर उसने अपने दोनों हाथों से उसे उठाकर दूर फेंक दिया। वो संभल पाता, इतने में ही वह लाश उसके सीने पर जाकर बैठ गई। उसने उसे काटने के लिए अपने दांतों को उसकी गर्दन की तरफ बढ़ाया ही था कि तभी सुकेश ने पीछे से आकर एक बड़ा सा पत्थर लाश के सर पर दे मारा। मेरे राजकुमार को मारेगा? मेरे होते हुए तो उन्हें कुछ नहीं कर सकता। लाश पीछे गिर गई। तब तक कालेंद्र ने उठकर अपने जूतों से चाकू निकाल लिया। अगले ही पल उसने चाकू से अनगिनत वार उसके सीने पर कर दिए, जिससे अगले ही पल वो लाश वहीं ढेर हो गई, मानो उसके अंदर की शैतानी शक्ति खत्म हो गई हो। आपने उसे खत्म कर दिया राजकुमार। मुझे आप पर गर्व है और मुझे तुम पर। मुझ पर? हाँ, अगर वक्त रहते तुम इस लाश पर पत्थर से वार नहीं करते तो वो मुझे भी जिंदा लाश बना देता। खैर चलो, इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। मतलब इसका यूं होना यहाँ के लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमें इसकी खबर न्यायाधीश और नगर के सुरक्षा बल को देनी होगी। जी। सुकेश उसकी बात से सहमत था। फिर कालेंद्र ने उस लाश को अपने कंधे पर टांगा और सुकेश के साथ न्यायाधीश के पास चल दिया। कुछ ही देर में वो न्यायाधीश के सामने थे। न्यायाधीश महाराज, हम नगर से गुजर रहे थे, तब इस जिंदा लाश ने हम पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से हमने इसे मारा है और फिर यहाँ ले आए। ठीक है, अब इसे सुरक्षा बल के पास छोड़कर जा सकते हैं। न्यायाधीश ने सामान्य होकर कहा तो कालेंद्र हैरान रह गया। लेकिन इनका यूं मिलना सही नहीं है, इससे शहर के लोगों की जान को खतरा है। वो हम देख लेंगे, आप इसे सुरक्षा बलों को देने के बाद अपने घर जा सकते हैं। कालेंद्र और सुकेश बिना कुछ कहे वहां से चले गए, लेकिन उन्हें न्यायाधीश का बर्ताव समझ नहीं आया। कालेंद्र इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि नगर में मौजूद इतने बड़े खतरे को जानकर भी न्यायाधीश इतना सामान्य कैसे हो सकता है। कालेंद्र के दिमाग में यही सब चल रहा था कि आखिर उस न्यायाधीश ने उनके साथ इस तरह का बर्ताव कैसे किया। हमने इतनी बहादुरी से उस यमराज की छठी औलाद को हराया और उस न्यायाधीश महोदय की प्रतिक्रिया तो ऐसी थी जैसे बस हम बगीचे में कच्चे आम तोड़ने के लिए आ गए हों। सुकेश मुंह बनाते हुए शिकायतें किए जा रहा था, लेकिन कालेंद्र को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे सुन ही नहीं रहा है। वह इस वक्त काफी ज्यादा गंभीर लग रहा था। क्या हुआ राजकुमार, आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं क्या? मैं यही सोच रहा हूँ कि इनका बर्ताव इतना अजीब क्यों था। जिंदा लाश का शहर में घूमना इनके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। राजकुमार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग इस बारे में पहले से ही जानते हो? सुकेश ने अपना अंदाजा जाहिर किया तो कालेंद्र ने उसे ऐसे देखा जैसे कि ये बात उसके दिमाग में क्यों नहीं आई।
तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। शायद ये पहले से ही इस बारे में जानते थे। तो फिर ये इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी हम कुछ नहीं जानते सुकेश। हो सकता है कार्रवाई हो रही हो, लेकिन हमें ही इस बारे में ना पता हो। सुकेश से कालेंद्र ने यह कह तो दिया था, लेकिन कुछ संशय तो अब उसके मन में भी पैदा हो चुका था। वैसे राजकुमार, क्यों ना हम इस बारे में शहर के लोगों से बात करें? शायद हमें कुछ पता लगे और हम उन लोगों की मदद कर पाएं। सुकेश ने सलाह दी तो कालेंद्र ने ना में गर्दन हिला दी। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन क्यों? जिस दिन से न्यायाधीश की प्रतिक्रिया थी, उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को कुछ भी पता होगा तो कोई अपना मुंह भी खोलेगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे? जो भी करेंगे वो बिना किसी की नजर में आए करेंगे। लेकिन राजकुमार, हम करेंगे क्या? सुकेश को कालेंद्र की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। लोमा ने कहा है ना कि हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, तो अब इस शहर के लोगों को हमारी मदद की जरूरत है और हम करेंगे। हम उन्हें जिंदा लाशों के खौफ से दूर रखेंगे। पर हम करने क्या वाले हैं? सुकेश का सवाल सुनकर कालेंद्र के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान आ गई। अब हम बिना किसी की नजर में आए तुम्हारे उन यमराज की छठी औलादों को खत्म करेंगे। हैं? ये आप क्या पागलपन वाली बातें कर रहे हैं? भला हम इतनी खतरनाक जिंदा लाशों को कैसे खत्म करेंगे? वह अपनी आंखें फाड़े कालेंद्र को घूर रहा था। कालेंद्र के इस विचार से ही उसका कलेजा हिल चुका था। उसके होठ फड़फड़ाने लगे थे, लेकिन कालेंद्र कुछ बोला नहीं। बोलिए राजकुमार, मुझे नहीं लगता ये आपका सही निर्णय है। हम भला इस तरह का काम कैसे कर सकते हैं? लोमा ने तो आपको दयालु इंसान बनने के लिए बोला था ना? हाँ, तो लोमा ने हमें जरूरतमंद की मदद करने के लिए बोला है। ये थोड़ी ना बोला है कि मरकर दूसरों की मदद करो। सुकेश के जवाब पर कालेंद्र ने उसे घूर कर देखा, जिससे वह सकपका गया। अरे मतलब, अगर उसने हमें ही मार दिया तो हम भला कैसे किसी की मदद कर पाएंगे? अगर किसी नेक काम में जान भी चली जाए तो ये अच्छा ही होता है ना। वैसे तुम चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आखिर तुम जो हो मेरे साथ, तुमने हर बार मेरी रक्षा की है, तो इस बार भी बचा ही लोगे ना? कालेंद्र मुस्कुराया। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर सुकेश की छाती खुशी से फूल गई। आप सही कह रहे हैं राजकुमार, हमें लोगों की मदद जरूर करनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। सुकेश तुरंत राजी हो गया। कालेंद्र अब सुकेश को जानने लगा था। उसे पता था वह किस तरह से उसकी बात मानने के लिए तैयार हो सकता है। दूसरे दिन सुबह कालेंद्र सुकेश को लेकर कहीं निकल पड़ा। राजकुमार, आज हम कहाँ जा रहे हैं? लोहार की दुकान पर। लेकिन क्यों? रात की तैयारी करने। ओह। सुकेश ने समझते हुए गर्दन हिलाई। वो दोनों लोहार की दुकान के लिए निकल पड़े। इसी बीच कालेंद्र ने सुकेश को सब समझा दिया था। कुछ ही देर में दोनों दुकान पर पहुंच गए। भाई, वस्तु रखने के लिए कुछ मिलेगा क्या? अरे हाँ बिल्कुल भाई, आओ ना, मेरे पास बहुत सारी अलमारी है। दुकानदार कालेंद्र को अलमारी दिखाने लगा और तभी उसने आंखों से सुकेश को इशारा कर दिया। कालेंद्र ने दुकानदार को अपने साथ व्यस्त कर लिया था। इसी बीच सुकेश ने कई सारे चाकू और दूसरे औजार अपने थैले में रख लिए। जब कालेंद्र ने ये देख लिया कि काम हो गया है तो वह दुकानदार की ओर मुड़ा। भाई, ये तो मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाद में आकर बताता हूँ। इसके बाद दोनों जल्दी से दुकान से बाहर निकल गए। वे अब तेज कदमों से चल रहे थे। हमने औजार उनसे सीधे ही खरीद क्यों नहीं लिए? देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम किसी को कुछ भी पता नहीं लगने दे सकते। कालेंद्र ने सोचते हुए जवाब दिया। अच्छा, मतलब अगर किसी को पता लगा कि हमने औजार लिए हैं तो वो हमारे काम के लिए सही नहीं होगा, है ना राजकुमार? वाह, क्या बात है सुकेश, तुम तो बहादुर होने के साथ साथ दिमाग वाले भी हो। उसने तारीफ की तो एक बार फिर सुकेश कालेंद्र की बात पर खुश हो गया। कालेंद्र ने उन सारे औजारों को घिसकर धार भी ला दी थी। अब रात होते ही वो और सुकेश अपने काम पर लग जाते। वे दोनों शहर के हर कोने कोने में जाकर जिंदा लाशों को ढूंढते और उनको अलग अलग तरीके से मारते।
कई बार उनकी सूझबूझ से चाकू के एक ही वार से उनका काम तमाम हो जाता, तो कई बार उन्हें उससे लड़ाई करनी पड़ती। वो इस सब में घायल भी हो रहे थे, लेकिन कालेंद्र के पास रखी औषधियां उनके घावों को भर भी देती थी। अब सुकेश भी मजबूती के साथ जिंदा लाश को मारने में कालेंद्र का साथ देता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों अब उस शहर के मसीहा बन चुके हों। आज तो बहुत ही थक गए राजकुमार। एक रोज थके हारे वो दोनों अनाथ आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। अब बस आश्रम आने ही वाला है, जैसे ही पहुंचेंगे आराम कर लेना। आज दोनों ही अपने काम से देर रात आश्रम लौटे। वहां पहुंचकर दोनों जल्दी ही सो गए। अगले दिन वो समय पर ही उठ गए। चलो सुकेश, हमें निकलना होगा। हाँ चलिए। वे दोनों कुछ सामान लेने के लिए जैसे ही बाहर निकले तो सुकेश को हर दीवार पर एक पर्चा लगा दिखाई दिया। राजकुमार, वहां देखिए। कालेंद्र ने सुकेश की उंगली वाली दिशा में देखा तो उसे भी वो पर्चा दिखाई दिया। उस पर लोमा का चित्र बना हुआ था और साथ में कुछ लिखा हुआ था जो दूर से समझ नहीं आ रहा था। चलो पास चलकर देखते हैं। वे दोनों जैसे ही दीवार के पास गए तो लोमा की तस्वीर के साथ लिखी चेतावनी को पढ़कर बुरी तरह से चौंक गए।